Hey juniors, how are you? Welcome back to the channel. This side your senior निरंजना महेश्वरी. आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन. और इसके बाद में पार्ट 4 होगा जो कि कंक्लूडिंग वीडियो होगा जिसमें हम पॉलिटिकल सिस्टम का फीचर्स और क्रिटिसिज्म करेंगे. हाँ, दोनों में डिफरेंस है. सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो द फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव. दिस मॉडल इज कंस्ट्रक्टिव. कैसे कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं? क्योंकि देखो, डेविड ईस्टन ने क्लियरली कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप में इंडिविजुअली नहीं स्टडी करना है. सिस्टम्स के अंदर सिस्टम होते हैं, सोशल सिस्टम, कल्चर सिस्टम. तो हम जब उन सबको स्टडी करते हैं तो मॉडल कैसा हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव हो जाता है. जब हम सिस्टम्स ऑफ इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली मॉडल कैसा हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव हो जाता है. अपने आप में स्टैंड अलोन नहीं है मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल है. दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल बिहेवियरलिज्म के टाइम पे लॉन्च हुआ था, राइट? तो बिहेवियरलिज्म के टाइम पे लॉन्च हुआ मतलब बिहेवियर को इंक्लूड किया गया होगा. और जब आपको बिहेवियर पढ़ना है तो चीज़ें अपना आप एनालिटिकल हो जाती है, एम्पेरिकल हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है बिहेवियर एम्बेडेड इन एन एनवायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जो इनपुट साइड होता है वो आपका इन्वायरमेंट कहलाता है, और जहाँ से डिसीजंस बन के आते हैं वो तो आउटपुट साइड होता है. तो जो इनपुट साइड में चाहे डिमांड साइड हो चाहे सपोर्ट साइड है, डिमांड साइड हो चाहे सपोर्ट साइड हो, दोनों साइड को कहाँ इंक्लूड किया जाता है? इन्वायरमेंट के अंदर. आप और भी एक पॉइंट लिख के आ सकते हो कि एक्शंस और रिएक्शंस को हम बहुत सोफिस्टिकेटेडली स्टडी करते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल में, इसलिए ये मॉडल कंस्ट्रक्टिव हो जाता है. सो फर्स्ट था कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज सेकंड फीचर इज परसिस्टेंस. याद है हमने जो मॉडल पढ़ा था उसमें एक प्योर रेक्टेंगल बनता था, उसके अंदर कुछ ब्रेक नहीं है. तो ये मॉडल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है. सिस्टम्स के अंदर जो आउटपुट है, इनपुट है, दोनों एक दूसरे को समझते हुए वो उसका फीडबैक ले रहा है, वो उसका सपोर्ट ले रहा है, और करते करते मॉडल परसिस्टेंट है. के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर परसिस्टेंट, एक पॉलिटिकल सिस्टम को परसिस्टेंट होना चाहिए, चलते जाना चाहिए, वही उसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू मीट एंड कम आउट ऑफ डिस्टर्बेंस. हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी एक अपनी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि डिस्टर्बेंस तो आएंगे, ऑसिलेशंस आएंगे. डिस्टर्बेंस ऑसिलेशन यानी वो कभी किसी ने राइट कर ली, कभी किसी ने हड़ताल कर दी, मतलब ऐसे छोटे मोटे पंगे तो आते रहते हैं. बट एक पॉलिटिकल सिस्टम वही होता है जो इससे उभर के बाहर निकल सके. अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप और एक लाइन लिख सकते हो जो ईस्टन ने खुद ने कहा था. डेविड ईस्टन सेड अ पॉलिटिकल सिस्टम मे और मे नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन after suffering disturbance and oscillations, but it persists so long as it is in position to make and implement authoritative values in its environment. डेविड ईस्टन ने कहा था कि छोटे मोटे डिस्टर्बेंस और ऑसिलेशंस आते रहेंगे, बट पॉलिटिकल सिस्टम तब भी परसिस्ट कर सकता है, तब भी थ्राइव कर सकता है अगर जो अथॉरिटेटिव वैल्यू बनाने वाले लोग अभी भी पोजीशन में है. तो फॉर एग्जांपल फार्म लॉ आया था, फार्म लॉ आया तो हड़ताल हुई, बहुत डिस्टर्बेंस रहा, ठीक है. बट अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर वही पार्टी थी, ठीक है, लोग पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग थे, अपोजिशन भी वही थी, रूलिंग गवर्नमेंट भी वही थी, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम के आउटपुट साइड के लोग बैठे ना, तब तक सिस्टम परसिस्ट करता जाएगा. क्या हुआ? थोड़े दिन डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और फिर फाइनली जैसा जैसा फार्मर्स चाहते थे वैसा हो गया, राइट? तो पॉलिटिकल सिस्टम परसिस्टेंट रहता है. कब तक? जब तक कि पोजिशन वाले जो लोग हैं, जो आउटपुट के साइड के जो पोजिशंस वाले हैं, वो अगर उसी पोजिशन में उनको उखाड़ के नहीं फेंका, तब तक तो सिस्टम थ्राइव करता रहेगा, सिस्टम चलता जाएगा. सो एक बार फिर से, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज परसिस्टेंस. सो द थर्ड इज एंड द थर्ड इज ओपन एंड अडेप्टिव. ओपन एंड अडेप्टिव का मतलब कोई जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है. चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. हम पढ़ते हैं ना, तो हर मॉडल चेंज होता है. चेंज कैसे होता है? क्योंकि वो ओपन है, वो एक्सेप्ट करता है इनपुट साइड के जो सपोर्ट्स और जो डिमांड्स है उसकी रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ लाता है. अब आप लाइन से तो समझ गए हो कि ओपन और अडेप्टिव क्यों है? क्योंकि फीडबैक है, फिल्टर मैकेनिज्म है, जो गेट कीपिंग है, वो इस सिस्टम को कैसा बना देता है? ओपन एंड अडेप्टिव. And also it studies the nature of exchange and transaction between system and environment. ठीक है, नेक्स्ट आप लिख के आ सकते हो, इट कॉन्स्टेंटली रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स. ऑब्वियसली बाकी स्ट्रीम्स के जो इवेंट्स है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उसको कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है. वो देखता रहता है कि अच्छा सोसाइटी में सोशल चेंजेस को लेके ये हड़ताल हो रही है, पॉलिसीज़ को लेके ये हड़ताल हो रही है, ठीक है. और एक और पॉइंट एग्जाम में ये लिख कर आ सकते हो कि इट अक्यूमुलेट्स लार्ज रेसिप्टर्स. इसका मतलब क्या है
कि बहुत सारे इनपुट्स आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली कोई एक इनपुट थोड़ी आ रहा होता है एक टाइम पे हज़ारों इनपुट्स आ रहे होते हैं। उस इनपुट के अकॉर्डिंग अगर मॉडल को लगता है, अगर जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट, अपोजिशन, प्रेशर ग्रुप्स, उन सब के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कि प्रेजेंट मॉडल में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो मॉडल का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, लोग अपनी अपनी थिंकिंग भी चेंज करते हैं, तो दे रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो मॉडल देयर ओन गोल्स एंड एम्स। ठीक है, अब अगर मैं बेस्ट एग्जाम्पल इसका दूँ तो आपको पंचायती सिस्टम, अगर आपको याद हो तो जब इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती का सिस्टम नहीं था, सिर्फ डीपीएसपी था वो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, सारे स्टेट्स को पता चला कि सिर्फ हमारे स्टेट की कहानी नहीं है, हर स्टेट में गांव गांव तक स्कीम्स नहीं पहुंच रही, रूट लेवल तक फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, एडमिनिस्ट्रेशन लैग कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। तो हमको क्या करना पड़ा, इन दी एंड हमें प्रोविजंस लाने ही पड़े पंचायती सिस्टम के। आप कमेंट करके बताना कि कौन से अमेंडमेंट में पंचायती सिस्टम आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पंचायती सिस्टम में जो सरपंच वगैरह होते थे इनको ऑफिशियल पोजीशन बना दी। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने पूरा रीस्ट्रक्चर किया, रीमॉडल किया हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम ओपन होता है और ऐसे सिस्टम अडेप्ट करता जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। सो नाउ फोर्थ पॉइंट इज, सो द लास्ट वन इज इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यार वही कि इनपुट के बिना कहाँ ही आउटपुट आता। डेविड ईस्टन का कहना था कि हर पॉलिसी यूं ही हवा में नहीं बन जाती, हर डिसीजंस हवा में नहीं आते, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत आ रहे होते हैं जिसके बेसिस पे आउटपुट बनते हैं। तो डेविड ईस्टन कहता है कि जो भी प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन होता है डिफरेंट इवेंट्स का, वो इन्वायरमेंट के थ्रू फ्लो होता है। इन्वायरमेंट देता है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, हिंट्स और अलर्टनेस, और वहाँ से प्रोसेसिंग होकर आउटपुट बनता है। और डेविड ईस्टन ने इन्वायरमेंट को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ डेविड ईस्टन। सो एक बार फिर से करते हैं, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, परसिस्टेंस, ओपन एंड अडेप्टिव, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसके फीचर्स है। बट हाँ, इसके क्रिटिसिज्म भी है, ऑब्वियसली होंगे। सो लेट्स पैक अप दिस वन एंड स्टार्ट विद क्रिटिसिजम्स। तो हम देख लेते हैं कि कुछ क्रिटिसिजम्स क्या है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म, ये तो फीचर्स थे हमने देखा ही था। क्रिटिसिज्म ये है कि सबसे पहले इन्होंने मार्केट को, इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। याद है मैंने जब पार्ट 2 में हम कर रहे थे इनपुट आउटपुट मॉडल, तब भी मैंने आपको यही बताया था कि इकोनॉमी को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इंक्लूड करते हैं, बट बहुत कम। और यही मैंने आपको उस टाइम कहा था कि याद रखना हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे। तो जो भी मार्क्सिस्ट पीपल थे ना, जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि चाहे सोशल चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल चेंज हो, चाहे कल्चरल चेंज हो, सारे चेंज किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इकोनॉमी के अराउंड। जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, वैसे वैसे सब चेंज होता है। तो कार्ल मार्क्स के जो लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे, जो मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने इस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को लीस्ट वेटेज देने की जगह सबसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए था। तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि ये थियोरी क्या कहती है कि एक मॉडल ओपन है, अडेप्टिव है और परसिस्टेंट है। ठीक है, वो मॉडल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। बट डेविड ईस्टन ने ये नहीं बताया कि आखिर पॉलिटिकल सिस्टम में ओवरथ्रो भी तो होता है, मोनार्की पूरी की पूरी चली भी तो जाती है, और मोनार्की के जाने के बाद में न्यू सिस्टम भी तो आता है। तो वो सिस्टम कैसे आता है, ओवरथ्रो कैसे होता है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन कैसे हो जाता है, उसके बारे में डेविड ईस्टन ने कोई बात नहीं की। और डेविड ईस्टन कहीं ना कहीं इग्नोरेंट है इस चीज़ों को लेके कि कभी रिवॉल्यूशन आ भी सकता है। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और ये वेरी जेन्युइन क्रिटिसिज्म है। कभी कभी तो पॉल साइंस में क्या होता है, हमें क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करना पड़ता है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। अंदर से कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा होता है कि ये क्या ही क्रिटिसिज्म है, बट ये सच में जेन्युइन क्रिटिसिज्म है कि ओवरथ्रो जब होता है, पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन आ जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि ये जो थियोरी है ना, ये लिबरल, इंडस्ट्रियलाइज्ड और मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है बार बार इन्वायरमेंट साइड, इनपुट साइड, उनके डिमांड्स, उनके फीडबैक्स, इनको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। बट व्हाट इफ पीपल ही एजुकेटेड नाउ,
व्हाट इफ लोगों को नहीं पता कि उनके लिए सही क्या है, और फिर ऐसे सिस्टम में राइट पॉलिसीज कैसे आती है, ऐसे सिस्टम में राइट काइंड ऑफ डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि डेविड ईस्टन तो क्या कहता है कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा, बट अगर इनपुट साइड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनती है ना, तो वो कैसे बनती है? इनपुट में ऐसा आइटम ही नहीं आया तो फिर उसके रिलेटेड आउटपुट कैसे बन गया? समझे? जैसे कि मैंने फैक्ट्री में, कॉटन की फैक्ट्री है बट मैंने उसमें कॉटन डाला ही नहीं, तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने से कॉटन का टी शर्ट बाहर बन के आ जाएगा क्या? नहीं ना। तो बिना इनपुट के आउटपुट तो आता ही नहीं है। यही डेविड ईस्टन भी कहते हैं। बट कुछ कुछ लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया है कि ऐसा लिबरल और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में होता होगा कि इनपुट आते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है, बट डेवलपिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को खुद को नहीं पता होता उनके लिए क्या सही है क्या नहीं। वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप देख लेता है कि क्या इनपुट और क्या आउटपुट आना चाहिए, राइट? अब नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है फोर्थ पॉइंट, वो है नैरो। नैरो क्यों? क्योंकि डेविड ईस्टन बार बार ये कहते हैं कि अथॉरिटेटिव वैल्यूज, ठीक है, बाइंडिंग वैल्यूज को पढ़ेंगे हम, बट यार हर बार बाइंडिंग वैल्यूज नहीं होती, हर बार मैंडेटरी चीज़ें नहीं होती, कुछ वॉलेंटरी चीज़ें भी आती है, और उसकी वजह से भी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, उसकी वजह से भी कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ बुरी चीज़ें आती है, तो उसको तो पढ़ता ही नहीं है ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ को पढ़ता है, तो सिर्फ लीगल साइड को पढ़ता है, बहुत और सारी चीज़ें भी होती है उसको ये मॉडल नहीं पढ़ता, तो ये मॉडल नैरो हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ है इंटरनेशनल सिस्टम को इग्नोर किया है। इस सिस्टम में पारा पॉलिटिक्स की कोई स्पेस नहीं है, मतलब फॉरेन पॉलिसीज कैसे बन रही है, फॉरेन इवेंट्स हमको कैसे चेंज करता है हमारे माइंडसेट, हमारी थिंकिंग, हमारे कभी कुछ क्राइसिस आ सकते हैं क्योंकि किसी और कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, यूँ नहीं कि हमारी कंट्री में क्राइसिस है, किसी और कंट्री में है, बट उसका इफेक्ट हमें भी तो हो रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता, इंटरनेशनल सिस्टम को इग्नोर करता है। जबकि आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है कि आप इंटरनेशनल सिस्टम क्या चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनल पॉलिटिक्स डिसाइड करता है वो, राइट? और हम तो इतना बेस्ट टाइम पे हमने ये रशिया का वॉर देख लिया, हमने कोविड-19 देख लिया, तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे कंट्री यूनाइट भी होती है और कंट्री डिवाइड भी हो जाती है। कोविड के टाइम यूनाइट हुए, फिर वापस ये नेटो और इन सब का वापस ये न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, तो वापस ये सब डिवाइड भी हो गए। तो पारा पॉलिटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, उसकी वजह से चीज़ें चेंज होती है, बट वो एक्सप्लेन नहीं करता है। सिक्स्थ इज सोशल चेंजेस। अब याद है कि डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि सोशल चेंजेस, सोशल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। हर बार ये नहीं होता, कभी इधर वे अराउंड भी तो हो जाता है, कभी पॉलिटिक्स सोशल सिस्टम को चेंज करता है, राइट? अब जैसे इंडिया के कल्चर में बेटियों को लेके कहना कुछ और है और करना कुछ और है, ठीक है। यूँ तो सारी माएँ को बहुत पूछते हैं, दुर्गा माँ हो गई, ये हो गया वो हो गया, उन लेडीज़ को बहुत पूछा जाता है, बट दूसरी तरफ अगर रियलिटी चेक करो तो बहुत आप सबको पता है रियलिटी क्या है, राइट? तो बट अब धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, और किसकी वजह से? एक पॉलिसी है, याद आ रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनफैक्ट गुजरात में तो इतनी इतनी ज़्यादा वेव आई थी ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट जहाँ अपोजिशन भी है, जैसे राजस्थान हो गई, तो वहाँ पे भी अपनी बेटियों को लेके स्कीम चल रही है, और कहीं पे आप अपने स्टेट का कमेंट करके बता देना, वहाँ अगर बीजेपी नहीं है तो दूसरी गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई बेटियों को रिलेटेड पॉलिसीज, स्कीम, पैसे मिलना, ऐसा सब कुछ हो ही रहा होगा, राइट? तो कभी कभी पॉलिटिक्स भी तो सोशल सिस्टम को चेंज करता है, वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते डेविड ईस्टन, इनफैक्ट इग्नोर करते उस चीज़ को। सेवेंथ इज देर इज लिटिल प्लेस टू स्टडी इंडिविजुअल। ऑब्वियसली यार, क्योंकि डेविड ईस्टन तो पूरे इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ इंडिविजुअल का प्लेस नहीं है। एक इंडिविजुअल अपने आप में क्या सोचता है और फिर उसकी वजह से पूरा ग्रुप इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ डेविड ईस्टन नहीं एक्सप्लेन करते भाई। डेविड ईस्टन इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता वैसे तो, बट ठीक है, क्रिटिसिज्म है। और एट्थ पॉइंट इज इसके रिलेटेड है, जब लिबरल और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को सूट होता है, हमें नहीं सूट होता, विच मीन्स अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉडल नहीं बना है। इस मॉडल में जो भी फीचर्स लिए, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो सब यही किया गया कि सामने जो इन्वायरमेंट साइड पे, जो इनपुट साइड पे, वो लोग भी उतने ही रैशनल है। बट व्हाट इफ लोग उतने रैशनल नहीं हो, उतने एजुकेटेड नहीं हो, और अगर रैशनल लोग हैं भी तो कम मात्रा में, और इरेशनल पीपल ज़्यादा है, तब तब ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की है, विच मीन्स अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ ये मॉडल अडेप्ट नहीं कर सकती है। सो नाउ जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, आप वीडियो के एंड तक बने रहे, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है फीचर्स और क्रिटिसिज्म। एक बार आपके लिए मैं क्रिटिसिज्म वापस से दिखा देती हूँ। To produce these kinds of videos, it really take a lot of time in editing, putting the perfect GIFs, the musics and etc.
And if you think this hard work must pay off to me, please consider subscribing. It would just take 1 second to you, and it had really taken my 2 days to produce this video. And this is not a video which will waste your time. This is the video which gonna improve your career, your future marks, etc. Therefore, please consider subscribing. Tab tak ke liye tada, bye bye. Stay tuned for the next part and take care. Keep studying.